हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज में मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, जिसमें पहला हम लोग टेस्ट सीरीज को देख चुके हैं और दूसरे टेस्ट सीरीज का आज हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। आइए हम लोग इसमें का दूसरे टेस्ट सीरीज का पहला जो क्वेश्चन है 76 नंबर, वो है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। देखिए कई तरीके हैं इसको बनाने के लिए। अगर हम इस तरीके से भी बनाएं कि ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला से बना दे, अगर ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है इसका मतलब हुआ इसमें एक जो है वो मूलधन हो गया हमारा और दोगुनी में से, और एक जो है वो हमारा ब्याज हो गया। ब्याज हो गया हमारा 1 हो गया, और उसके बाद में हमको समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 12 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि दर निकालना है। तो ब्याज 1 दिया हुआ है, मूलधन हमारा 1 दिया हुआ है और समय हमारा 12 वर्ष दिया हुआ है, और दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हो जाएगा दर बराबर, देखिए यहाँ से ये कट रहा है, ये कट जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 3, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 से 25, अर्थात 25/3%, जिसका अर्थ हुआ 8.1/3%। और इस तरीके से जिस प्रश्न में हमारा ऑप्शन होगा कि 8.1/3, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर दिया हुआ है 8.1/3%। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 जो ये है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि अर्धवार्षिक यानी 1 साल में 2 बार ब्याज संयोजित होगा, यानी 6 माह पर। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। तो हमारा इसमें अगर पहले हम चेक कर ले तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें तो 13,310 रुपया दिया हुआ है। और CI की बात कर ले, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर ले तो कितना आ जाएगा, 3,310 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो इसमें टी का जो मान होता है वो 6 माह पर आता है। टी का मान ही हमको ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, और 20% वार्षिक है तो 6 माही का जो रेट होगा, आर जो अब हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10% का होगा। देखिए इसको बनाने के लिए कई फार्मूले हैं, कई टेक्निक हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टी समय निकालने के लिए CI में हम भाग देंगे, यानी CI जो हमारा है 3,310 रुपया में मूलधन के 1% से भाग देंगे। तो मूलधन के 1% से जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 100, और 100 से 1 0 कट जाएगा, अर्थात आएगा 33.1%। तो 33.1% होगा। तो कौन ऐसा, मतलब इसका जो टर्म है 10% वाला, कितने समय में ऐसे हो जाएगा, तो ये होगा 3 वर्ष में। कैसे होगा, 3 वर्ष में होगा, 3 वर्ष में होगा। तो 3 वर्ष में होगा तो ये 3 वर्ष या नहीं होगा, 3 6 माही में होगा, 3 अर्धवार्षिक में होगा, 3 अर्धवार्षिक में ऐसा होगा। और 3 अर्धवार्षिक का मतलब हुआ समय बराबर 3 अर्धवार्षिक का मतलब हुआ 1.5 वर्ष, अर्थात 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। जिस प्रश्न में जिस ऑप्शन में 1.1/2 वर्ष है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्रैमुल विक्रैमुल से ये क्वेश्चन है। कहता है कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रैमुल से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% का छूट देता है। उसका लाभ है, यानी कि लाभ कितना प्रतिशत वो लाभ कमाता है। कई तरीके हैं बनाने का, फिर भी लेकिन हमने कल ही इसको सोल्व किया था कि MP गुने
100 माइनस डिस्काउंट, परसेंट यहाँ भी लगाएंगे, परसेंट उधर भी लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे, काट एक ही बार में गायब कर दिए। CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो देखिए MP दिया हुआ है 30% अधिक, तो 100 प्लस 30 अर्थात 130%, चाहे परसेंट हटा ही देते हैं, हट गया, और 100 में से डिस्काउंट को कम करेंगे, बिक्री के समय 10% का छूट देता है, तो कितना बचेगा 90, और CP हमेशा 100% होता है, रहने देते हैं इसको इसी तरीके से, और ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, यही हमको P का मान ज्ञात करना है। 2 जीरो से 00 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ये 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, 13 9 117, और ये हो जाएगा 100 प्लस P, और P बराबर कितना हो जाएगा 117 माइनस 100 अर्थात P बराबर 17%। तो इस में उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, 17% का लाभ होगा, और जिस ऑप्शन में 17% है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही आसानी से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या होगा हम लोगों को कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, और काम के बराबर ही काम को पूरा कर देना है, अर्थात यहां जितना गुणनफल इसका आ रहा है ना, उतना गुणनफल इधर पूरा करना है। तो 40 आदमी 10 दिनों तक काम किया, फिर उसमें से 5 लोग कम हो जाएंगे। 35 व्यक्ति ने फिर 10 दिनों तक काम किया, सॉरी यहां गुना हो जाएगा, उसके बाद में फिर प्लस हो जाएगा, और 30 व्यक्ति फिर 10 दिनों तक काम किया, फिर प्लस करेंगे, फिर 25 व्यक्ति ने कितने दिनों तक काम किया? 10 दिनों तक काम किया। अब इसको चेक करेंगे कि क्या इस गुणनफल के बराबर पूरा कर रहा है, तो यहां कितना आ जाएगा 1600, इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे 400, इसको कितना हो जाएगा 350, प्लस कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 250। चेक करते हैं पहले, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, नहीं हुआ, प्लस हो जाएगा, फिर 20 व्यक्ति 10 दिनों तक काम करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें डायरेक्ट 200 लिख देंगे, यहां लिखेंगे 200, इसमें काम करेंगे हमारे पास 20 व्यक्ति अभी भी 10 दिनों तक के लिए, तो अब भी जोड़ के देखते हैं, तो 1500 ही काम को पूरा कर पाते हैं। यहां पर फिर लिखेंगे प्लस 15 व्यक्ति और पता नहीं कितने दिनों तक अब ये काम करेंगे, ताकि हमारा 1600 काम पूरा हो जाएगा। यहां अब हमको लिखना पड़ेगा 15 गुना x, ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह होगी कि 4 और 6 10, 10 3 13, 2 15, 1500 इधर आके घट जाएगा, तो कितना बचेगा 15x बराबर 100 हो जाएगा। ये दिन है, x का जो मान आएगा वो हमारा दिन है। x बराबर क्या हो जाएगा 100, इसको काट ही देते हैं, 100 है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 5 से, और ये 3 हो जाएगा, अर्थात 20/3, अर्थात x बराबर 6.2/3 दिन। बाद वाला अंत में इतना दिन लगा है, और कई बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार 10 दिन लगा है, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, टोटल डे बराबर 50 + 6.2/3 अर्थात 56.2/3 दिन इसको काम करने में लगा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी चैप्टर से, ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क का एक भाग है, उसी से ये भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि समान योग्यता वाले, यानी कि जिस समान क्षमता वाले 2 व्यक्ति, तो हम लिखेंगे 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को, 2 कर्तव्य मतलब 2 काम हो गया, यहां पर 2 कामों को 2 दिनों में संपन्न करें, तो समान योग्यता माने इसी क्षमता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों यानी 100 कामों को कितने दिनों में पूरा करेंगे, संपन्न करेंगे। यही जो है हमारा ये दिन की संख्या है, कुछ नहीं है। देखिएगा 100 से 100 कट गया,
2 से 2 कट गया, जो बच गया वही हमारा x बराबर 2 दिन, और यही हमारा आंसर हो गया। और जिस ऑप्शन में 2 आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया का सामान है ए के पास, और यह 10% लाभ पर बी को बेच दिया। तो 10% लाभ पर इसको जब बेचेगा तो यह कितना में बेच देगा? इसको 110 रुपया में इसको बेच देगा। 110 रुपया में इसको बेचता है। बी उसी वस्तु को बी, अब देखिएगा फिर, अब बी वापिस ए को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर 110 रुपया की वस्तु को यह माइनस है, -10%, यानी कि 10% हानि पर बेचता है ए से। यानी कि कितना ये देगा ए इसको रुपया? 110 गुना 90/100, 00 कट जाएगा, अर्थात इससे 99 रुपया में यह बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इससे तो ये बेचा था ना ए, इससे बी से लिया था 110 रुपया, और ये इससे इसी वस्तु को फिर ए खरीद लिया कितना रुपया में? 99 रुपया में। अब ये इससे ये 110 रुपया लिया था, मतलब ये, तो इसको लाभ कै रुपया हो गया? देखिए लाभ इसको हो गया 11 रुपया का। देखिए लिया है 110 रुपया और दिया उसको 99 रुपया, तो 11 रुपया का लाभ हुआ। ए को 11 रुपया का लाभ हुआ, और कितना पर हुआ? तो 100 रुपये पर हुआ। कितना पर? 100 रुपये पर हुआ, और 100% में बदल जाएगा, अर्थात इसको ए को कितना परसेंट का लाभ हुआ? 11% का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में ऑप्शन पर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि ए को 11% का लाभ है। तो हाँ, ए को 11% का लाभ है, और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, तो पहले हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, और कहता है कि परिवृत्त हो गया, तथा अंतर्वृत्त उतना सुंदर नहीं हो पा रहा है, बात समझ लेंगे। अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों, इन दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर 44 cm² हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम इसके रिलेशन को समझेंगे, इसमें संबंध को समझेंगे। देखिए ये समबाहु त्रिभुज का कई तरीके इसको बनाने का। ये समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, उसमें ये माध्यिका, इसको अगर हम बात करें, माध्यिका इसको 2:1 में विभाजित करती है। शीर्ष के तरफ 2 भाग जाता है, और भुजा के तरफ 1 भाग आता है। शीर्ष के तरफ 2 भाग और भुजा की तरफ 1 भाग आता है। और हम जानते हैं, लिख भी देते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा, यानी कि ए होता है। बातों को समझना है। अब समझना है तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये होता है तो अनुपात 3, ऊंचाई बराबर ऊंचाई को करेंगे तो हम लेंगे कि अनुपात 3 बराबर √3/2 ए होगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? तो √3/2/3 ए हो जाएगा ऐसे, और इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3, अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? a/2√3। और जो ए का जो मान आया, यही हमारा क्या होगा? अंतर्वृत्त का
त्रिज्या होगा, अंतर्वृत्त का त्रिज्या हो गया। और उसके बाद में जो हम √2 का मान निकालेंगे, √2 का, एक का तो मान आ गया, इसमें सीधे 2 से हमको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना a/2√3 और इससे ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अनुपात 2 बराबर a/√3। और यही जो है हमारा बड़ा सा r निकल के हमारे सामने आ गया। अब इन दोनों वृत्त, तो कोई भी वृत्त ही होता है, अब वृत्त होता है तो उसका क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, तो हम यहां पर इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि परिवृत्त, चाहे लिख भी देते हैं एक बार, परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 44 cm² हमारा दिया हुआ है। तो हटा भी देते हैं इसको, 44 रहने देते हैं। ये हमारा हो जाएगा पाई r² माइनस पाई r² बराबर 44। तो क्या इसका संबंध है, इसके साथ हम लोग पाई को कॉमन ले रहे हैं और इसके जगह पर क्या रखेंगे, a² अब बटा 3 बन जाएगा। इस मान को रखने पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस पाई कॉमन ले लिए हैं, यहाँ क्या आएगा, a के जगह पर a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर 4 और ये 3, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 44 हमारा हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये हो जाएगा हमारा, रहने देते हैं इसको 22/7, या ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 2 तरीके हैं बनाने के लिए। ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 3, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9a² और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 बराबर 44। इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद में इससे 9 चौका 36, ये भी कट रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा a² बराबर 2 गुना 4 और गुना 7, और यहीं पे इसको रहने देते हैं क्योंकि हम जानते हैं, अब हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर का मान यहां पर दिया हुआ है हमारे पास 2 गुने 4 गुने 7 दिया हुआ है, तो 4 से 4 हमारा कट गया, तो क्या बचा 7 दूना 14 √3 और cm में है तो cm², यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर, यानी कि वर्ग के आकार में मोड़ने पर, ऐसे मोड़ दिए हम तार को, तो इसका जो में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि बने क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 कितना है 121 cm² है। यदि उसी तार को एक वृत्त बनाया जाता है, अब इस तार से क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिए, तो कहता है कि इसका एरिया जो होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है और ये दिया हुआ 121, तो भुजा स्क्वायर बराबर 121 अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा 11 cm हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब तार से मोड़ा गया है तो दोनों परिस्थिति में दोनों की वर्ग की परिमिति और आयत की परिधि दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे वर्ग की परिधि बराबर, सॉरी वर्ग नहीं वृत्त होगा, या दोनों को कह सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप या परिमिति। तो देखिए ये होता है 4 गुने भुजा और ये होता है 2πr। तो 2πr के सहारे से हमको r का मान निकालेंगे तो इस चीज का, इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ ये दिया हुआ है 4 गुने 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r हो जाएगा 11 चौका 44, तो 44 से 44 गायब हो जाएगा, r बराबर 7 आ गया। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है,
तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, 14 1 15, 154 cm²। और जिस ऑप्शन में 154 cm² है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 154 cm² दिया हुआ है और ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये एज प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, यानी कि मैन और ये है उसकी वाइफ, मैन और वाइफ की चर्चा करता है। उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है का मतलब हुआ कि वर्तमान में है, ये वर्तमान एज है, प्रेजेंट। 4 वर्ष के बाद कहता है कि 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। ये फ्यूचर का बात कर रहा है। अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका वर्तमान एज को ज्ञात कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग इसको मिलान करते हैं कि क्या इससे इसका अनुपात कितना ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है, यहाँ 5 ज़्यादा है, तो ये फिट नहीं बैठता है। तो इसके लिए हम नया अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसमें करेंगे हम कि इसके अंतर से इसमें गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ 1 का अंतर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 1 का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 का वृद्धि हो रहा है। और कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, यानी कि अंतर अनुपात 1 बराबर 4 वर्ष। क्या हो गया, अनुपात 1 बराबर 4 वर्ष। तो अनुपात ये निकालना है हमको, यानी कि वर्तमान में ये जो व्यक्ति है ये कितने वर्षों का है। तो 8 चौका 32 वर्ष का है और ये महिला जो है या उसकी पत्नी जो है ये 6 चौका 24 वर्ष का है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि शादी के समय, वर्तमान में बात कर रहा है, वर्तमान में इस एज में वो लोग हैं वर्तमान में, और कह रहा है कि शादी के समय तो दोनों में समान अनुपात को घटाएंगे और उनके शादी के समय का अनुपात जो था वो 5:3 था। हम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा कितना 4 × 20, 120 और -5x हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा। ये जाएगा इधर या इसी को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x और ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 24, अर्थात इससे ये कटेगा तो कितना जाएगा x बराबर 12 वर्ष। इसको हमने वर्ष माना था कि कितने वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। तो क्या कहता है कि कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था, तो 12 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था। और इस तरीके से जिस ऑप्शन में हमारा आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलेगा। उसकी मासिक आय ज्ञात की। देखिए, वृद्धि का मतलब ही अधिक होता है और अधिक का मतलब तो अधिक होगा ही, अर्थात अधिक बराबर अधिक हो जाएगा। यानी कि एक साइड में परसेंटेज में अधिक 2.3% का जो मान है यही ना बढ़ के कितना हो गया है 72 रुपया है। तो 100% आय हमेशा कितना होता है, आय का चर्चा किया 100%, तो 100% ज्ञात कर लीजिए, जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 2 8, यानी कि 72 रुपया। तो इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, अर्थात 1% बराबर 9 तिरका 27 रुपया। तो 100% बराबर व्हाट, यही हमारा क्या है, आय है, यही हमारा आय है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2700 रुपया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात होती है, रमेश आय, फिर करेगा खर्च और उसके बाद करेगा ये बचत। तो मान लें कि इसका आय जो है वो कितना परसेंट है, 100% है, यानी कि 100 रुपया है और 100 का 20% बचत करता है, तो ये 20 रुपया का बचत करता है। तो इसका मतलब ये खर्च कर देता है 80 रुपया।
2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा, तो इसका 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। होने के बाद भी, सब में रुपया मन इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है, यानी कि जो पहले 20 रुपये बचाता था उतना ही बचाता है, तो 20 रुपया ही बचाता है। तो आप बताइए, आय में से बचत को घटा लेंगे तो खर्च हमारा नहीं निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100 रुपया खर्च करता है, इसका मतलब। तो पूछता है क्वेश्चन में कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ है, 20 रुपया का। कितना हुआ है, 20 रुपया का। किस पर हुआ है, 80 रुपया का। ये जाएगा बटा में और गुना हो जाएगा 100%। तो देखिए, इससे 4 बार में कटेगा, 4 से कितना कट जाएगा, 25, यानी कि 25% की वृद्धि हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, या सिंप्लीफिकेशन में भी कह सकते हैं इसको। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा ये किस फार्मूला पे बैठता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो जानते हैं कितना होता है, वो होता है ए प्लस बी। तो देखिए, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। सिंपली इसको जोड़ देंगे, ये सब कट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर जो होता है ना, ये मान होता है और फिर ये गुणनफल में होता है, तो इससे इसका एक मान कट जाता है, तो सिर्फ यही बचता है। तो सिर्फ इन दोनों मान को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ए के जगह पर रख देंगे 5.624 और प्लस 4.376 और इक्वल टू 6 4 10, 7 2 9 1 10, 4 6 3 9 1 10 और हो जाएगा 5 4 9 और 1 10, अर्थात सिर्फ 10। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, 10, और जिस ऑप्शन में 10 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ये भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग, या सिंप्लीफिकेशन में भी ला सकते हैं। तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही समझ के इसको सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 4 और कहता है कि x प्लस 1/x बराबर व्हाट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक फार्मूला को समझते हैं। जो फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसमें से 2 गायब हो जाएगा, इसका 2ab खत्म हो जाएगा, तो दोनों बात क्या है, बराबर है। और इसी फार्मूला पर हम इसको लेकर आएंगे, तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, यानी कि ये का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4a, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, b, तो ये x से x खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, इसका मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 4 अर्थात 16, 4 एक ही बार में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 20, अर्थात x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो x प्लस 1/x बराबर, इधर स्क्वायर में तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 5 20, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 5 रह जाएगा, और x प्लस 1/x का मान जो है 2√5 हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमें ये क्वेश्चन दिया, आंसर दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ये एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है कि क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी कि औसत आयु दिया हुआ है, औसत आयु बराबर 27 वर्ष। इनमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर, यानी कि ये जाने वाले हैं, जाने वाले खिलाड़ी की आयु कितना है, 24 वर्ष प्लस 27 वर्ष, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4
11 कितना वर्ष हो जाता है, और 4 4 2 2 4 और 1 5, 51 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा इनके स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों की आयु जो है कितना है, 23 वर्ष है और ये 28 है, दोनों सेम ही राशि है। देखिए इसमें से घट के चला जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर जोड़ने पर तो 51 ही तो हो जा रहा है, 51 वर्ष हो जाएगा। तो ना ये घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो औसत का अगर हम बात करेंगे तो औसत परिवर्तन भी चाहे लिख देंगे, अगर परिवर्तन आयु में परिवर्तन, आयु में परिवर्तन बराबर 51 माइनस 51 बराबर 0, कोई रिजल्ट नहीं। तो हमारा जो औसत है फाइनल, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब भी। तो टीम की औसत आयु क्या है, टीम की औसत आयु अब भी 27 वर्ष ही है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि क्वेश्चन नंबर 90। ये भी सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रिक में भी डाल सकते हैं इसको, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक 1 माइनस 1/2 फिर इंटू ऐसे है, तो इसको सोल्व कर किया जाता है। तो सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1/2, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। कितना हो जाएगा 3 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3/4। देखिए यहाँ जाएगा 4 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। इसी तरीके से डॉट डॉट यहाँ क्या हो जाएगा n-1 और उसमें से क्या घट जाएगा 1 घट जाएगा, चाहे रहने भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से उसमें चला जाएगा -1 अब बट्टा n-1 ऐसे बन जाएगा, और गुना ये क्या हो जाएगा n-1 और बट्टा हो जाएगा n। अब देखने वाली बात है इसमें, ये गुना में है तो ये कटता है, ये इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, एक बार ऐसा टाइम आएगा इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास क्या बचेगा 1 और बट्टा में n। और जिस प्रश्न में इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1/n, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कहता है कि 1000 तथा 5000 के बीच, शब्दों पर गौर करने वाली बात है, के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतया विभाजित होगी। कितने कितने के बीच में बोला है, 1000 एवं 5000 के बीच। तो इसका अर्थ हुआ कि 1000 से ऊपर लेकिन 5000 से नीचे। इसको भी बनाने के लिए कई सारे टेक्निक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में हम जो मेथड बता रहे हैं के बीच में कहता है ना, तो इससे हम एक कम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक कम लेंगे तो 4999 और माइनस कर देंगे, और बट्टा जिससे भाग देना है उससे भाग दे देंगे 225 और माइनस, और इसमें एक बढ़ा के जाएंगे, कितना हो जाएगा 1001 भागा कितना जाएगा 225, और इसको हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो जब इसको भाग देंगे ना तो ये आएगा 22 बार में कट जाएगा, शायद 22 दशमलव, देखते हैं 22 दशमलव कुछ आ रहा है 2, उसके बाद में आएगा यहाँ पर आपको 4.4 कुछ एक्स्ट्रा आएगा। तो जब भी इस क्वेश्चन में हम दशमलव वाले को छोड़ देते हैं, अर्थात इसमें जो ऐसी संख्या है 5000 तक में जाएंगे तो 22 ऐसी संख्या जो 225 से कटेगी, और 1000 की हम बात करेंगे तो उसमें 4 कटेगी, तो दोनों को सम्मिलित है तो घटा लेंगे। 22 माइनस 4 बराबर 18। 18 ऐसी संख्या है जो 225 से कटेगी, जो 1000 से 5000 के बीच में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, और जिसमें 18 दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये प्रोग्रेशन जो चैप्टर होता है श्रेणी, उसी से ये क्वेश्चन है, और एक होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। तो ये जीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि जीपी कहता है कि जब किसी संख्या में पहला भाग में दूसरा भाग में पहला से भाग देने पर जो समान रेशियो अगर प्राप्त होता है तो वह जीपी कहलाता है। तो ये जीपी ही है। तो हमारे पास दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्या 1/2 दिया हुआ है,
और उसके बाद में हम आर की चर्चा करें तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा -1/4 और भाग 1/2 इक्वल टू -1/4 2/1 अर्थात -1/2 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, आर निकल गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टी एन, एनवा पद हमारा दिया हुआ है -1/256, ये भी हमको दिया हुआ है। उसके बाद में ये दिया हुआ है तो हम फार्मूला पर आते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है जीपी में, जीपी के लिए फार्मूला होता है कि टी एन बराबर ए आर के पावर n-1 होता है, और यही n तो हमको निकालना है कि कितना पर होता है। तो आइए टी एन हमको दिया हुआ है, तो टी एन हमारा दिया हुआ है -1/256 बराबर ए का मान हमारा कितना है 1/2 है। उसके बाद में आर का बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -1/2 और ये हो जाएगा n-1। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भाग में है और ये भी बट्टा में है बराबर में, तो इससे ये कट जाएगा, या इधर गुना भी होगा तभी तो इधर आके कटेगा, तो इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 128 -128 बराबर -1/2 का पावर n-1। अब ध्यान दीजिएगा 128 होगा, ये 2 का पावर 7 के बराबर है, -1/2 इसका पावर अगर हम 7 कर दें तो ये दोनों मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो उस परिस्थिति में पावर भी समान होता है, इसलिए 7 या n-1 बराबर 7, तो n बराबर 7 + 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8। अर्थात इसमें जो कौन सा पद -1/256 होगा, तो वो जो है 8वां पद जो हमारा है, 8वां पद जो है वो -1/256 होगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन। ये रेशियो से क्वेश्चन है, कहता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में यानी कि सब में क्या बढ़ा दिया गया, 20-20 छात्रों को बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो पूछता है कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, यानी आरंभ का ये है, आरंभ में इतने थे। तो ध्यान देने वाली बात यह कि अनुपात में कितना की वृद्धि होता है 2, अनुपात में यहां कितना 2, अनुपात में 2, अर्थात अनुपात 2 बराबर 20 छात्र, तो अनुपात 1 बराबर 10 छात्र। और टोटल की बात करते हैं कुल कितना छात्र हैं, तो कुल का मतलब 5 3 8 2 10, अनुपात 10 बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर 100, अनुपात 10 बराबर 100, अर्थात कुल छात्र बराबर 100, या यहीं पर हो गया हमारा। तो अब जिस ऑप्शन में 100 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 100 दिया हुआ है और यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 94 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 125 का पावर x बराबर 31,125 दिया हुआ है, तो कहता है कि x का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, देखिए ये जो मान लिखा हुआ है ये 5 का पावर 3 और उसका पावर x लिखा हुआ है, और ये अब इतना जो दिया हुआ है, अब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तब इसको तोड़ने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड हमको तोड़ना होगा, या भाग भी देके चेक कर लेंगे। तो कितना से जाएगा, 25 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर 25 दूना 50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5। 125 पर ये पूरा पूरा कट रहा है। अब देखिए यानी कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, तो यहाँ जो है इसका अर्थ हुआ कि 5 का पावर 3, और इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 का पावर 2, अर्थात 5 का पावर 5 के बराबर में है। इसका मतलब हुआ कि 5 का पावर 3x, और ये हो जाएगा 5 के पावर 5 के बराबर है। अब पीछे भी देखें, या हम जानते हैं कि जब ये बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है, अर्थात 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3, और जिस ऑप्शन में 5/3 दिया हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95,
ये क्वेश्चन नंबर 95 LCM HCF का क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये SSC MTS वगैरह एग्जामों में, बहुत एग्जामों में ये पूछा जाता है। दो संख्याओं का योग, दो गो संख्या है जिसका योग का बात कर रहा है, तथा उनका मस्स, उन दोनों संख्याओं का मस्स यानी कि HCF हमको दिया हुआ है कितना, 27 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, HCF दिया हुआ है। तो देखिए, लिखना हम ज़्यादा नहीं चाहते लेकिन लिख भी देते हैं कि माना कि दो अभाज्य संख्याएं बराबर A, B। और अभाज्य संख्या में जब भी हम उन अभाज्य संख्याओं में हम HCF से गुना करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो दोनों संख्या कितना बनेगा, 27A और उसके बाद में 27B बनेगा। और इन दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, अर्थात 27 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B का मान जो होगा वो 216 हो जाएगा। वो दोनों संख्या है ये, और इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अर्थात A प्लस B बराबर 8। अब इसको को प्राइम में तोड़ेंगे। को प्राइम का मतलब होता है वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, और लेकिन जो चिन्ह यहां होगा उसी चिन्ह में भी तोड़ेंगे। 1 और 7 हम करेंगे तब भी 8 हो जाएगा, 2 और 6 लिखेंगे तब भी हो जाएगा, 3 और 5 लिखेंगे तब भी हो जाएगा, और 4 और 4 लिखेंगे तब भी हो जाएगा, और बाकी लिखेंगे तो अब रिपीट करेगा। तो देखिए, 1 और 7 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, को प्राइम है। इसका 2 आएगा, ये नहीं हो सकता है, ये पास करेगा और ये भी फेल कर जाएगा। जिसका HCF 1 होगा वो पास कर जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं पास कर पाई, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इसे, 2। अर्थात ऐसी दो संख्याओं के जोड़े हैं जो ऐसी संख्याओं के जोड़े 2 होंगे। कितने होंगे, 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम होता है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कहता है कि किसी संख्या को, इसके भी बनाने के कई तरीके हैं, तो किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, तो 119 से भाग देने पर कहता है कि शेष 19 रहता है, यानी कि शेषफल हमारा जो बचता है वो क्या बचता है, शेषफल जो बचता है वो 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, कितना से, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है। एक और तरीका होता है, हम कभी फिर आगे जब बताएंगे तो बता देंगे। देखिए, इसमें जब से वाला से आप पहले भाग दीजिएगा, अगर ये पूरा कटता है तो उसके बाद डायरेक्ट इसमें भाग दीजिएगा, जो शेषफल आता है उस तरीके से भी बनाने पर और उस संख्या में भी भाग देने पर उतना ही शेषफल आएगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 17 7 119 ये पूरा कट रहा है तो डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए। 17 कम 17 तो शेषफल कितना बचा, 2, और जिस ऑप्शन में 2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी है। देखिए, इस संख्या को एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे इसका पावर हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा 3 का पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 1/4, और 6 का पावर 1/6 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसको ज्ञात करने के लिए ये जो बट्टा में है इसके हरों का हम लोग LCM निकालते हैं। तो देखिए, इसका LCM 2, 3, 4 और 6 का LCM जो होगा कितना होगा, 12 होगा। और उन सभी से 12 जो भी मान आता है सबों में क्या करते हैं, उसके पावर में गुना करते हैं। देखिए, इससे ये कटेगा तो इसका पावर कितना आएगा, 2 का पावर 6, इससे ये कटेगा तो 3 का पावर 4 आएगा। उसके बाद में इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, 4 का पावर 3 आएगा। उसके बाद में 6 का पावर 2 आएगा। अब इसका वास्तविक मान निकालते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा 64, कितना आएगा 64। इसका अर्थ कितना हो जाएगा 81। इसका अर्थ कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 64, और इसका अर्थ हो जाएगा 36। इन सबों में अगर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी का जवाब देंगे, छोटी से छोटी पूछ रहा है तो छोटी का जवाब देंगे। तो सबसे बड़ी कौन है 81, और इसका जो मान वाला मान है ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 3√3 जो दिया हुआ है यही सबसे बड़ी संख्या है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है। और हम चाहें तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन नॉर्मली भी बन जाएगा। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर तो आसान लग रहा है कि कैलकुलेशन करना इसलिए, लेकिन जब ये कोई अंक दूसरा होता तब ये बहुत कठिन हो जाता है बनाना। इस क्वेश्चन को पूछ रहा है ये किसके बराबर है, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है। ये कब होता है? इफ या ऐसे भी लिख दीजिए, इफ यदि A प्लस B प्लस C का मान अगर 0 हो जाता है तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है और C का काम कर रहा है। तो 50 माइनस 30 और माइनस 20 बराबर फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है? 50 में से 50 यहाँ घट रहा है तो बराबर क्या आ रहा है? 0। 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि 0 संतुष्ट कर रहा है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगा देंगे और क्या रखेंगे इसमें? 3 और A के जगह पर क्या दिया हुआ है? 50 तो 50 रख देंगे, B के जगह पर 30 तो 30 रख देंगे और C के जगह पर माइनस 20 दिया हुआ है तो 20 रख देंगे। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग। 3 दूना 6, 6 3 का 18 और 18 पचे 90। क्या हो जाएगा? 18 पचे 90 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 90,000। और जिस ऑप्शन में 90,000 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एवरेज से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत ही है 9 का 10 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए औसत दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है तो इसे हम योग निकाल लेंगे और क्या कर देंगे? योग बराबर योग कर देंगे, योग बराबर योग कर देंगे। और हम जानते हैं कि संख्या और औसत को गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 30 गुने 12 के बराबर, बाकी सब टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। तो फिर कहता है कि 20 गो है और उसका योग इतना है, औसत इतना है, तो योग इसका निकल गया। और फिर अगली 9 गो है और इनका औसत 10 दिया है, ये भी हो जाएगा। तो देखिए 20 और 9 29 गो संख्या हो गया। और मान लिए कि अगला y संख्या है, एक संख्या जो मन करे 30 गो संख्या कंप्लीट कर गया। सिर्फ जोड़ के घटा देंगे, जो हमारा मान है वो आंसर आ जाएगा। 12 तिहाई 36 360 हो जाएगा और ये 11 दूना 22 220 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा। तो सिर्फ y बराबर 360 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 310। जोड़ के देख लीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा? 50। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 50 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और ये टेस्ट सीरीज 2 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, 25वां जो क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन है, 76 से शुरू हो रहा है और 100 पे समाप्त हो रहा है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। 1% तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखिए। तो पहले इसको लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे, इसका आधा बनाएंगे और उस जो दशमलव में मान आएगा हम उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ नहीं लिख के, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 1% बराबर यहाँ 100 कर दिए और नीचे इसको सोल्व करते हैं। उसके 1% के 1/2 को दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिए इस पे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 और फिर इस दोनों जीरो के बदले में क्या लिख देंगे? हम डबल जीरो लिख देंगे और 5 और यही हमारा तो आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन नंबर सी में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।